कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है एक यंग वुमेन से। वो अपने बेटे को छोड़कर जा रही है और रोते हुए कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ छोड़े जा रही हूँ, पर एक न एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगी। तुमसे मिलने आऊँगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। इन सब के कुछ सालों के बाद कहानी 1753 में पहुंची है। वो लड़का बड़ा हो चुका है। उसे हम वेनिस में देखते हैं। कासा का कई औरतों से संबंध है। वो इससे बड़ा एंजॉय करता है। औरतों को भी पता होता है कि कासा उनके अलावा और भी औरतों से संबंध रखता है, पर कासा की पर्सनैलिटी के आगे सभी सरेंडर कर देती हैं। एक नन के साथ हमें कासा को जिस्मानी संबंध बनाते हुए दिखाया जाता है। इतने में यहाँ के ऑफिसर्स आ जाते हैं। कासा यहाँ से भागता है। ये सब कासा के लिए आम बात है। आए दिन उसके साथ ये सब होता रहता है। इस दौरान इस शहर में जगह जगह पर पपेट थिएटर परफॉर्म हो रहा है। कासा के इन कारनामों को इस पपेट थिएटर के ज़रिए दर्शाया जाता है और ऑडियंस इसे बड़ा एंजॉय करती है। इस कहानी में डोज भी है। डोज इस शहर का रूलर होने के साथ साथ कासा का फ्रेंड भी है। पहले वो कासा के साथ काफ़ी लीनियंट रहा है, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता। चर्च के साथ अब वो और ट्रबल नहीं ले सकता। वो कासा से कहता है, तुम्हारे कारनामे अब मेरे लिए भी मुसीबत बन चुके हैं। मुझ पर उंगलियां उठती हैं कि मैंने तुम्हारा पक्ष लिया है। तुम जल्दी से शादी कर लो और अपने इस मल्टीपल औरतों से रिश्तों के बनाने के शौक़ को ख़त्म करो, वरना तुम्हें इस शहर से निकाल दिया जाएगा। इन सब के बाद कासा विक्टोरिया के साथ इंगेज हो जाता है। विक्टोरिया एक वर्जिन है। उसकी वर्जिनिटी इस शहर में चर्चा का विषय बनी रहती है। विक्टोरिया से इंगेज होने पर कासा ने अपने आप को शहर से निकालने जाने से बचा लिया है। कुछ समय के बाद कासा की नज़रें टकराती हैं फ्रांसिस्का से। उसकी खूबसूरती देखकर ही वो उसका दीवाना हो जाता है। यहाँ हमें फ्रांसिस्का के बारे में पता चलता है। फ्रांसिस्का पेशे से राइटर है। वो इलीगल फेमिनिस्ट बुक्स को लिखती है। इसके लिए वो अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एक फेक नाम बर्नार्डो गार्डी का इस्तेमाल करती है। इस तरह वो औरतों के राइट्स की बात करती है और इसके लिए भी अलग नाम का इस्तेमाल करती है। फ्रांसिस्का वुमेन राइट्स के लिए डॉक्टर गार्डानो नाम का इस्तेमाल करती है। कासा का एक सर्वेंट है लूपो। वो कासा के साथ काफ़ी वफादार है। फ्रांसिस्का कासा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसका बिहेवियर और उसके बारे में जो रेपुटेशन बनी है, ये सब उसे पसंद नहीं। पर ये सब उसने सुना है। उसे नहीं मालूम कि असली कासा है कौन। वो लूपो को ही कासा समझ लेती है। कासा फ्रांसिस्का से मिलकर उसका मजाक उड़ाता रहता है। वो कहते कि वो कासा से नफरत करती है। कासा इससे इस बात पर ह्यूमिलेट करता है। इसके बाद हम फ्रांसिस्का की फैमिली को देखते हैं। घर में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो और उसकी माँ काफ़ी कर्जे में हैं। फ्रांसिस्का का एक भाई है जियोवानी। फ्रांसिस्का से उसकी माँ कहती है, तुम्हें जेनोवा के रिच मैन पेप्रिजियो से शादी करनी होगी। फ्रांसिस्का इस डिसीजन को फिलहाल टाल रही है। ये शादी फ्रांसिस्का के फादर ने मरने से पहले तय की थी। उनका इरादा था कि इससे इस घर की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इधर कासा भी फ्रांसिस्का को पाने में लगा हुआ है। जब पेप्रिजियो वेनिस आता है तब वो उससे मिलता है। वो उसे झूठ बोलता है। वो कहता है, जो होटल तुमने बुक किया था वो बंद हो चुका है। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ रह सकते हो। इस तरह पेप्रिजियो को अपने यहाँ रहने के लिए परसुएट करता है। कासा यहाँ एक और झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसका असली नाम बर्नार्डो गार्डी है। पेप्रिजियो, जो कि कासा की असली आइडेंटिटी से अनजान है, वो उसे पूछता है कि आखिर फ्रांसिस्का को इम्प्रेस कैसे किया जाए। कासा उसे कहता है, तुम मेरे घर पर ही रुको, मैं तुम्हें वेट लॉस करने के तरीके बताऊँगा। इस तरह पेप्रिजियो कासा के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इधर कासा फ्रांसिस्का से मिला है। यहाँ वो अपने आप को पेप्रिजियो के तौर पर प्रस्तुत करता है। फ्रांसिस्का इस पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि वही पेप्रिजियो है। इस पर कासा कहता है, मैं ये जानना चाहता था कि कहीं तुम मेरे अलावा किसी और से तो प्यार नहीं करती, और कहीं तुम सिर्फ पैसों के लिए तो मुझसे शादी नहीं कर रही। फ्रांसिस्का शुरू में तो कासा की बातों पर यकीन नहीं करती, पर धीरे धीरे अब वो उसका यकीन करने लगी है। कुछ दिनों के बाद वेनेशियन कार्निवल आया है। यहाँ पेप्रिजियो के पब्लिसिटी पोस्टर्स लगे हैं। फ्रांसिस्का इसे फिगर आउट कर लेती है कि असली पेप्रिजियो कौन है। वो कासा को कन्फ्रंट करती है। कासा मजबूरन अपनी असली पहचान बताता है। इन सब पर फ्रांसिस्का काफ़ी गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। इन सब के बाद कासा को वेनेशियन इंक्विजिशन के द्वारा अरेस्ट किया जाता है। उस पर संभोग से संबंधित अनैतिकता दिखाने का आरोप लगा है। उस पर आरोप है कि उसने मर्द और औरत के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है, गलत एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं। इस तरह उसने चर्च के पावन बिलीफ, जो कि औरत और मर्द के रिश्ते की पवित्रता में विश्वास करता है, उसे भी तोड़ दिया है।
इसके साथ ही उसने अविवाहित स्त्रियों से संभोग किया है, उसकी वर्जिनिटी को अपवित्र किया है, उसे जेल में डाल दिया गया है। फ्रांसिस्का का भाई है जियोवानी। वो अक्सर फ्रांसिस्का से कहता रहता है कि फ्रांसिस्का को सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। फ्रांसिस्का उसकी बातों को तवज्जो देती है, पर फिलहाल वो काफ़ी कन्फ्यूजन में है। उसने तो अब तक असली पेप्रिजियो को देखा भी नहीं है। पेप्रिजियो अभी भी अपना वेट लूज करने में लगा हुआ है ताकि वो फ्रांसिस्का को इम्प्रेस कर सके। इधर बिशप से विक्टोरिया मिलती है। वो कहते हैं कि कासा ने उसे बर्बाद किया है, उसने उसकी वर्जिनिटी तहस नहस की और फिर मुकर गया। बिशप उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। वो कहते हैं कि उसे कासा को उम्र कैद की सज़ा दिलानी है। बिशप कहता है कि ऐसा ही होगा। वो उसकी वर्जिनिटी वापस दिलाने का भी प्रॉमिस करता है। वो पूछती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बिशप कहता है, मैं बिशप हूँ, मैं जिसे चाहे उसे वर्जिन अनाउंस कर सकता हूँ। इसके बाद बिशप और वो एक साथ इंटीमेट होते हैं। इधर फ्रांसिस्का के मन में कासा के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। वो ये रियलाइज़ करते हैं कि कासा ने जो भी किया, जितने भी झूठ बोले, सब उसे पाने के लिए किया। कासा को ट्रायल में लाया जाता है। यहाँ फ्रांसिस्का पहले तो मर्द के रूप में उसके वकील के तौर पर कासा का पक्ष रखती है। जब वो कासा के पक्ष को कमज़ोर पड़ते देखती है, तब वो अपने आप को जाहिर करके बताती है कि असली बर्नार्डो गार्डी वो है, न कि कासा। दोनों को यहाँ धोखाधड़ी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इधर पेप्रिजियो और फ्रांसिस्का की माँ की मुलाकात हुई है। पेप्रिजियो को फ्रांसिस्का की माँ पसंद आ जाती है। दोनों में यहाँ प्यार हो जाता है। अब दोनों साथ में रहना चाहते हैं। इधर कासा और फ्रांसिस्का को फांसी दी जा रही है। यहाँ कार्डिना का आना होता है। कार्डिना अनाउंस करते हैं कि आज पोप का बर्थडे है। जितने भी कैदियों को आज सज़ा मिलनी है, उन्हें उस उपलक्ष्य में माफ़ी दी जाएगी। इस तरह फ्रांसिस्का और कासा को छोड़ दिया जाता है। इतने में यहाँ मौजूद एक लड़का कार्डिनल के रथ को देखता है कि इस पर पेंटिंग बिल्कुल नहीं है। इसके बाद तुरंत यहाँ असली कार्डिनल का आना होता है। यहाँ ये डिस्क्लोज होता है कि जो कार्डिनल आया वो रियल नहीं था, वो तो कासा का स्टेप फादर है। वो कासा का स्टेप फादर तब बना जब कासा की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन वो ज़रूर कासा से मिलने आएंगी। आज उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मिलकर कासा और फ्रांसिस्का की जान बचा ली। कासा की माँ माफ़ी मांगती है लेट आने के लिए। यहाँ अफरा तफरी मचती है। ये चारों यहाँ से भागते हैं। इन्हें पेप्रिजियो भी ज्वाइन करता है, जो कि फ्रांसिस्का की माँ के प्यार में है। ये सभी पेप्रिजियो की बोट में स्किप करके भागते हैं। फ्रांसिस्का का भाई जियोवानी यहाँ रुक जाता है। वो कहता है कि वो विक्टोरिया से शादी करेगा और साथ ही कासा की लेगेसी को जारी रखेगा। वो भी कासा की तरह ही वुमनाइजर बनेगा। कासा अपनी बाकी की ज़िंदगी एक स्टेज एक्टर के तौर पर बिताता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ टूर पर जाता रहता है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।